हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीडीपी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको 30 आउट ऑफ 30 की तैयारी करने में मदद करेंगे और आपका इस बार सीटेट का स्कोर बहुत अच्छा करवाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से अगर हम लोग स्टार्ट करें तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है कि बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं। बारिश क्यों होती है यह पूछे जाने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे, इस तरीके की व्याख्या लाते हैं। तो अब इसके बारे में बताना है कि प्रश्न मतलब उत्तर में हमको इसके बारे में क्या पूछा गया, हमको ये देखना है। तो ये क्या साबित करती है ऐसी व्याख्याएं? साबित करती है कि बच्चों की सोच वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से बहुत कम है। मतलब अगर हम क्वांटिटी के हिसाब से देखें, क्वांटिटी मतलब क्या होता है, संख्या के हिसाब से देखें, तो बच्चों की सोच जो है मात्रात्मक रूप से वयस्कों की सोच से क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा कम होती है, ये कहा गया है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए हमको तो ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि अगर आप जीन पियाजे के सिद्धांत के हिसाब से देखेंगे तो जो जीन पियाजे ने कहा था कि बच्चों की जो सोच है वो क्वांटिटी के हिसाब से तो वयस्कों के समान ही होती है, बस उसमें क्वालिटी का फर्क आ जाता है। क्वालिटी बोले तो मतलब कि उसमें गुणात्मक फर्क आ जाता है, मतलब मात्रा में तो सेम होगी। आप जितना सोचोगे, मान के चल लिए आप डेली 10,000 थॉट आपके दिमाग में आते हैं, तो उतने ही थॉट बच्चे के भी दिमाग में आएंगे। लेकिन हो सकता है कि बच्चे के थॉट की क्वालिटी अलग होगी और एक वयस्क के थॉट की क्वालिटी अलग होगी, ये उन्होंने कहा था। तो पहला ऑप्शन तो क्या है, पहला ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं। इस तरीके की व्याख्या है, संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुरूप सहज समझ होती है, जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। मतलब कि ये इस चीज़ की ओर संकेत देती है कि जो भी बच्चा जहाँ भी अपने सांस्कृतिक परिवेश में पैदा हुआ है, जहाँ भी सांस्कृतिक परिवेश में वो पल बढ़ रहा है, तो उनके हिसाब से बच्चों में क्या होती है, थोड़ी सी नैव अंडरस्टैंडिंग होगी। नैव अंडरस्टैंडिंग मतलब कि एक सहज समझ या फिर एक भोली समझ होती है, भले वो सही ना हो। जैसे अभी इस बच्ची की क्या समझ थी बारिश को लेकर के, कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढो कर थक चुके थे और शायद उन्होंने नीचे उड़ेल दी होगी, जिसकी वजह से बारिश हो गई। तो ये अवधारणा भले सही नहीं है, लेकिन क्या है, भोली अवधारणा, एक सहज अवधारणा है, जो भी अपने वातावरण से उस बच्ची ने सीखी है। तो हमको ये ऑप्शन तो सही लग रहा है कि एक सहज सहज समझ होती है, जिससे वो घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। भले वो समझ क्यों ना गलत हो, लेकिन वो क्या होती है, एक सहज तरीके की होती है, एक भोले तरीके की समझ होती है। तो ये हमको ठीक लग रहा है। चित्रित करती है कि बच्चा एक आत्म केंद्रित दृष्टिकोण होता है बच्चे का, और वे दूसरों के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। बच्चों का आत्म केंद्रित दृष्टिकोण होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे के दृष्टिकोण पर विचार नहीं कर सकते। और खास करके ये जो व्याख्या कही गई है, ये कहीं से भी इस बात का वर्णन नहीं कर रही है। स्पष्ट करती है कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं है। बिल्कुल नहीं, बच्चे तर्क करने में सक्षम है, लेकिन बच्चे उतने तरीके से एक्यूरेट तर्क नहीं कर पा रहे, मतलब एकदम एक्यूरेट तरीके से किसी भी चीज़ को बच्चे प्रेडिक्ट अभी नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनकी उम्र भी कम होती है, उनकी समझ थोड़ी सी क्या होती है, क्वांटिटी में, मतलब क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में वयस्कों की तुलना में कम होती है, उतनी ज़्यादा साइंटिफिक नहीं होती। लेकिन इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि बच्चे तर्क करने में सक्षम नहीं होते, वो एक अलग तरीके का तर्क कर पाते हैं। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा 2 सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बच्चों में क्या होती है, सहज सांस्कृतिक परिवेश से समझ आ जाती है। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? पियाजे डिस्क्राइब्ड कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज अकरिंग इन, मतलब किस प्रकार के, मतलब संज्ञानात्मक विकास के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही, ये बताने, सिंपल सी बात है। चार गुणात्मक रूप से भिन्न चरणों में संज्ञानात्मक विकास होता है। तो जी हाँ, चार संज्ञानात्मक मतलब गुणात्मक रूप से भिन्न चरण तो दिए थे। तीन प्रगतिशील स्तरों में होता है, ये गलत बात है। तीन प्रगतिशील स्तरों में किसका विकास होता है? कोहलबर्ग का मॉरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, मॉरल डेवलपमेंट जो किसने दिया था? जो दिया था कोहलबर्ग ने। ठीक है, तो ये हमारा किसके लिए सही हो जाएगा? कोहलबर्ग के लिए। और जीन पियाजे के बारे में पूछा गया तो इनके लिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। एक सतत निरंतरता के रूप में दिया था, मतलब कि एक कंटिन्यूस या कंटिन्यूम के रूप में दिया था, मतलब एक सतत निरंतरता के रूप में उन्होंने दिया था, तो ये भी गलत है। उन्होंने सतत रूप से नहीं, मतलब इस तरीके से विकास को नहीं माना, उन्होंने विकास को स्तरों में माना कि सबसे पहले एक स्तर होगा, फिर सेकंड स्तर होगा, फिर थर्ड स्तर होगा, फिर फोर्थ स्तर होगा। इस तरीके से अलग अलग स्तरों में उन्होंने विकास को माना था। और चार अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरणों में, मतलब फोर ओवरलैपिंग कल्चरल स्पेसिफिक स्टेजेस में। तो
ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि उन्होंने कल्चर स्पेसिफिक स्टेजेस नहीं दी थी। उन्होंने गुणात्मक रूप से भिन्न चरण जरूर दिए थे। ठीक है, तो ये भी अलग हो जाएगा कि ये भी गलत हो जाएगा। अतिव्यापी सांस्कृतिक विशिष्ट चरणों में विभाजित नहीं किया था उन्होंने। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण दिए थे, जिसको क्या बोला गया था? SPCF, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मर ऑपरेशनल स्टेज। ठीक है, हिंदी में क्या बोला जाता है उनको? संवेदीगामक, सूक्ष्म मतलब पूर्व संक्रियात्मक, और फिर क्या कहा जाता है? मूर्त संक्रियात्मक, और फिर कहा जाता है औपचारिक संक्रियात्मक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि शिक्षिका को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए तथा लड़कियों को कला सज्जा का कार्य देना चाहिए। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षिका लड़कों को क्या कहेगी? खेल में भाग लो, और लड़कियों को क्या कहेगी कि लड़कियों को कला सज्जा मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट में भाग लेने के लिए कहेगी। तो ये बात सही है या गलत है, ये हमको अभिकथन बताना है। अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले अभिकथन देखते, फिर कारण देखेंगे, फिर ये देखेंगे कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो क्या एक शिक्षिका को ऐसा करना चाहिए कि बच्चों को, लड़कों को खेल में भाग लेने के लिए कहे और लड़कियों को कला सज्जा के कार्य दे? तो ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे एक लैंगिक भेदभाव उत्पन्न होगा। मतलब बच्चों में क्या होगा? एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन आएगा, जो बच्चों के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। इससे क्या होगा? इससे बच्चे एक दूसरे जेंडर के प्रति भेदभाव करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन गलत हो जाएगा। कारण में क्या कहा गया है कि बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक विभिन्नताओं के कारण ही लैंगिक भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। मतलब कि चिल्ड्रन एक्वायर जेंडर रोल्स प्राइमरली बिकॉज ऑफ द अंडरलाइंग बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। ये भी बात गलत है। कई सारी चीज़ें जैविक भिन्नताओं के कारण नहीं बल्कि सामाजिक भिन्नताओं के कारण आती है। जैसे मान के चलिए, कोई आदिवासी लड़की है, आदिवासी लड़की पेड़ पर चढ़ना जानती है, वो तालाब में तैरना जानती है, वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ना जानती है, अगर उसको अपने पशु चराने होते हैं तो दूर दराज तक जाना जानती है। लेकिन अगर एक साधारण जो ग्रामीण एरिया होता है, वहाँ की लड़की ये सब कार्य करने में सक्षम नहीं होती, क्योंकि क्या होता है, बचपन से उसने उस तरह के काम नहीं किए होते। इसलिए ये सब जो कार्य है उन पे समाज का प्रभाव होता है, ना कि बच्चे के जैव की विभिन्नताओं का। अब ये तो है नहीं कि ये आदिवासी एरिया में जो लड़की पल रही है वो अलग प्रकार की लड़की है, या फिर उसके शारीरिक गुणधर्म पूरी तरीके से अलग है, या फिर ग्रामीण जो सामान्य ग्रामीण क्षेत्र की लड़की है उसके वो कुछ कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, ऐसा नहीं होता। दिक्कत किस चीज़ की होती है? दिक्कत होती है सामाजिक अंतर की। मतलब समाज की वजह से बच्चों में क्या होता है, बहुत सारे जेंडर रोल्स आ जाते हैं, बहुत सारे जेंडरों में बच्चों को बांट दिया जाता है। तो ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो दोनों पॉइंट हमारे क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो ये हमारे दोनों गलत है, क्योंकि पहले भाग में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करी गई है, और सेकंड भाग में क्या कहा गया है कि जो लैंगिक भूमिका है, हमारे जो जेंडर रोल है, जैविक भिन्नताओं के कारण होते हैं। ये भी जरूरी नहीं है, कई बार सामाजिक भिन्नताओं के कारण भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर तो हमारा कौन सा सही हो जाएगा? 4। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि शिक्षकों को अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय किस चीज़ से बचना चाहिए? सबसे पहले मैं अगर आपको ADHD के बारे में बता दूं, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, तो ये क्या होता है? इसमें जो बच्चा होता है उसको ध्यान की न्यूनता होती है। मतलब बच्चे में ध्यान की होती है कमी, मतलब ध्यान नहीं लगा पाएगा बच्चा। दूसरी चीज़ क्या होगी? बच्चा होगा अति सक्रिय, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव होगा, जिसके वजह से बच्चे को क्या दिक्कत जाएगी कि बच्चा स्थिर तरीके से कोई भी चीज़ ना सीख पाएगा ना सुन पाएगा। अगर एक क्लास में बच्चा बैठा हुआ है तो क्या होगा? बार बार हाथ पैर मारेगा, इधर उधर देखेगा, बार बार कहीं खिड़की से झांकेगा, अलग अलग तरह की चीज़ें। ठीक है, तो ये दो मेन इसके गुण होते हैं। बहुत ज़्यादा अति सक्रिय होगा और ध्यान की बहुत ज़्यादा कमी होगी। तो हमको देखना है क्या पूछा गया है कि ADHD से अगर कोई छात्र जूझ रहा है तो उसको ध्यान रखने के समय किन चीज़ों से बचना चाहिए? कार्य को छोटे छोटे आसानी से प्रबंधनीय भागों में तोड़ना, तो बिल्कुल ये चीज़ तो करनी चाहिए। अगर कोई ADHD से जूझ रहा है तो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टास्क में बांट देंगे चीज़ों को, तो बच्चे को एक साथ बहुत सारा ध्यान लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप लोग चीज़ों को ईज़िली मैनेजेबल पार्ट में बाँट देते हैं तो बच्चा क्या होता है, धीरे-धीरे सभी चीज़ों को कवर कर लेता है। बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करें, बिल्कुल सही बात, बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। क्योंकि बच्चा अगर हाइपर एक्टिव है तो क्या होगा? वो सुनना भी पसंद करेगा, वो देखना भी पसंद करेगा, वो एक्टिविटी करना भी पसंद करेगा।
तो ये चीज़ बहुत अच्छी हो जाएगी। यहाँ क्या कहा गया है कि विकर्षण उत्पन्न करना और शोर करना, मतलब कि क्रिएटिंग डिस्ट्रैक्शन एंड मेकिंग नॉइस। तो ये तो हमको बिल्कुल नहीं करना है। क्यों क्यों नहीं करना है? क्योंकि अगर आप नॉइस उत्पन्न करोगे, बच्चा ऐसे भी ध्यान नहीं लगा पा रहा है और आपने उसका क्या कर दिया, और ध्यान भटकाने वाली चीज़ें आप कर रहे हो। ठीक है। और पाठ्यक्रम सामग्री तथा निर्देशों में लचीलापन रखना, मतलब कि फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलर मटेरियल्स एंड इंस्ट्रक्शन। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप पाठ्यक्रम सामग्री में फ्लेक्सिबिलिटी रख रहे हो कि अगर मान के चलिए आज बच्चा 10 मिनट पढ़ पा रहा है तो आपने 10 मिनट के हिसाब से पाठ्यक्रम सजा दिया। अगर बच्चा 15 मिनट पढ़ने योग्य हुआ तो 15 मिनट के लिए किया। किसी दिन बच्चे का मूड नहीं है तो आपने उस हिसाब से स्टडी करवाई। तो उससे क्या होगा कि बच्चे में बोरियत उत्पन्न नहीं होगी, और साथ ही क्या होगा, बच्चा सीखने से डरेगा भी नहीं। तो ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। तो हमारा जो ऑप्शन गलत है वो कौन सा है कि विकर्षण उत्पन्न करना और शोर उत्पन्न करना, और जो गलत है वही क्या है, सही है। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि हमको क्या बोला गया था कि किन चीज़ों से बचना चाहिए, तो विकर्षण उत्पन्न करने से और शोर करने से हमको क्या होना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि यही ऑप्शन गलत है और जो गलत है वही सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ क्या बोला गया है कि गति संवेदी या फिर काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी खालिस्तान के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। ठीक है। तो इसमें ना बहुत सारे प्रकार के, अलग अलग प्रकार के विद्यार्थी होते हैं। जैसे कुछ बच्चे जो होते हैं वो विजुअल के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, जिनको क्या कहा जाता है, मतलब ये विजुअल लर्नर्स होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं, ऑडियो लर्नर्स होते हैं। ऑडियो लर्न मतलब ये सुनकर सीखना पसंद करते हैं। कुछ विजुअल प्लस ऑडियो वाले होते हैं, मतलब कि ऑडियो मतलब उनको क्या होता है, सुनाना भी पड़ता है और कोई चीज़ें दिखानी भी पड़ती है। तो कुछ इस तरीके के लर्नर होते हैं। और कुछ बच्चे क्या होते हैं, काइनेस्थेटिक होते हैं। ठीक है। इनको काइनेस्थेटिक या बॉडीली काइनेस्थेटिक भी कहा जाता है। तो ये बच्चे जो होते हैं ये आँखों के प्रयोग द्वारा, ये जो हमारी आँखें होती है ना इस तरीके की, इनके प्रयोग द्वारा सीखते हैं। ये बच्चे क्या होते हैं, हमारे कान के प्रयोग द्वारा सीखते हैं। ये बच्चे जो होते हैं कान और आँख दोनों के प्रयोग द्वारा सीखते हैं। और काइनेस्थेटिक वाले अपनी पूरी बॉडी या फिर बॉडी की जो एक्टिविटी होती है, जैसे हाथ हिलाना, पैर हिलाना, खेल खेलना, इनके माध्यम से सीखते हैं। तो हमको काइनेस्थेटिक के बारे में पूछा गया है, जिनको कि क्या गति संवेदी भी कहा जाता है। तो गति संवेदी शिक्षार्थी खालिस्तान के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, करने और चलने फिरने के माध्यम से, सुनने के माध्यम से, देखने के माध्यम से या छूने के माध्यम से। तो मैं आपको बता दूं, जैसे सुनने के माध्यम से तो कौन से हैं, ऑडियो वाले। देखने से क्या है, विजुअल वाले, देखकर सीखते हैं ये बच्चे। और छूने से कौन से हो सकते हैं, छूने से वो हो सकते हैं जिनको टच से संबंधित समस्या है। इनमें वो बच्चे आ सकते हैं जो विजुअली क्या है, विजुअली इम्पेयर्ड है। ठीक है। विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे क्या होंगे, वो कैसे छूकर देखने से, जैसे कि इसमें जो ब्रेल लिपि वाले बच्चे होते हैं वो। लेकिन गति संवेदी छात्र कौन से होते हैं, जो करने, चलने फिरने, इन सब चीज़ों से सीखते हैं। मतलब कि डूइंग एंड मूविंग, मतलब उनको हिलते डुलते रहना, कोई कार्य करते रहना, उसके माध्यम से क्या होते हैं, बच्चे सीखते हैं। तो काइनेस्थेटिक में कौन से बच्चे आ जाएंगे, जो करने, चलने फिरने के माध्यम से सीखेंगे। ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्या कहा गया है कि विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़के ने, मतलब ऋषभ कौन है, विद्यालय में खेलते समय एक ऋषभ है जो कि कौन सा है, 7 वर्षीय लड़का है, खेलने के लिए एक गुड़िया उठाई। उसके कुछ साथियों ने उसकी इस पसंद के खिलौने के लिए उसका मजाक उड़ाया। मतलब अब एक 7 साल का बच्चा है, लड़का है, ऋषभ उसका नाम है, उसने क्या किया, खेलते समय गुड़िया उठा ली। तो कुछ बच्चे ना उसका मजाक उड़ा रहे हैं। तो अब देखना है आगे क्या हो रहा है। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका, लैंगिक भूमिका बोले तो जेंडर रोल, जेंडर रोल क्या होता है कि मतलब लड़के ये काम करेंगे, जैसे कि मार्केट जाने का काम है तो लड़के करेंगे, घर पे अगर बैठकर खाना बनाने का काम है तो लड़कियां करेंगी। जो भूमिका हम लोग जो बना देते हैं, जो समाज बना देता है, उसी को कहा कहा जाता है जेंडर रोल या फिर लैंगिक भूमिका कहा जाता है। तो विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं। लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन, इसका मतलब क्या होता है कि अगर समाज में रोल बटे भी हुए हैं कि लड़कियां खाना बनाएगी, लड़के बाजार जाएंगे, ये सब करेंगे, लड़के गाड़ी से घूमेंगे, लड़कियां गाड़ी नहीं चलाएगी। तो इसमें लचीलापन लाने का क्या मतलब हुआ कि आपने बहुत सारे लड़कियों को देखा होगा जो गाड़ियाँ चलाती हैं, बहुत सारे लड़कों को देखा होगा जो बहुत अच्छी कुकिंग करते हैं, बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, जेंडर रोल में लचीलापन, मतलब कि कोई भी काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जेंडर से कार्य को प्रभावित नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो ये विकसित आप बच्चों में करना चाहते हैं।
उसे इस स्थिति में निम्न में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सिंपल सी बात है, स्कूल में एक बच्चा था ऋषभ, उसने क्या करी, खेलते समय गुड़िया उठा ली। अब आपको क्या करना है, जेंडर रोल के प्रति लचीलापन विकसित करना है, ताकि आप ये बता सके कि कोई भी कार्य कोई भी व्यक्ति कर सकता है, जेंडर की इसमें कोई खास भूमिका नहीं होती। लड़के अच्छा खाना बना सकते हैं और लड़कियां अच्छे तरीके से गाड़ी चला सकती है, इस तरीके की बात। ठीक है, तो आपको क्या मतलब इसमें से क्या प्रतिक्रिया आप देंगे उस बच्चे को। ऋषभ को गुड़िया के साथ खेलने दे और दूसरे बच्चों से कहे कि वे भी अपनी पसंद का कोई भी खिलौना चुन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है कि मतलब ऋषभ को तो उसने जो गुड़िया चूज करी थी उसके साथ खेलने दीजिए, और बाकी बच्चों से भी कहिए कि देखो बेटा, आपको भी जो भी खिलौना पसंद आ रहा है अपने हिसाब से वो आप चुन सकते हैं, चाहे वो फिर गुड़िया हो, कार हो, या कोई भी प्रकार का टॉय हो। ठीक है, बिना कुछ कहे गुड़िया हटा दे और ऋषभ को खेलने के लिए कार दे दे, बिल्कुल गलत बात। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चे के मन में क्या जाएगा कि कार जो होती है वो लड़कों से संबंधित होती है, वो लड़कों के खेलने की चीज़ है। तो इसमें क्या होता है, जेंडर रोल क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। और आपको क्या करना है, उसको लचीलापन लाना है, उसको रिजिड नहीं बनाना है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ऋषभ से कहे कि गुड़िया लड़कियों के लिए होती है, लड़कों को गुड़िया से नहीं खेलना चाहिए। इससे तो सीधा सीधा क्या पता चलेगा कि जेंडर रोल्स बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, रिजिड होते हैं। और लड़कों का काम लड़कियां करेंगी, लड़कियां करेंगी, लड़कियों का काम लड़कियां करेंगी, लड़कों का काम लड़के करेंगे। और यही सोच से तो हमको बचना है। ऋषभ से कहे कि वह कोई दूसरा खिलौना चुने, क्योंकि उसके मित्र उसे गुड़िया से खेलते हुए पसंद नहीं करेंगे। ये भी गलत बात है। क्यों वो दूसरा खिलौना चुनेगा, अगर उसको गुड़िया पसंद आ रही तो गुड़िया से खेले, अगर उसके दोस्तों को गुड़िया नहीं पसंद है तो किसी और खिलौने से खेले। जेंडर रोल का उस पर क्या असर, उसका कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बच्चे से कहे कि कोई भी पसंद का खिलौना खेलो और ऋषभ को भी खेलने दो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि अभिकथन और कारण वाला क्वेश्चन है। अभिकथन देखेंगे सबसे पहले सही है या नहीं। प्रभावी शिक्षक स्वयं को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से परिचित कराते हैं। मतलब कि जो एक इफेक्टिव टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, वो खुद को बच्चे की जो दैनिक जीवन होता है और बच्चे की जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती है उससे परिचित करवाते हैं, ताकि शिक्षक क्या कर सके, अगर बच्चे के दैनिक जीवन से परिचित होंगे, बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि से, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि से शिक्षक परिचित होंगे, तो उससे क्या होगा कि बच्चों से बहुत अच्छे से क्या हो जाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। और कनेक्ट करने से क्या होगा, कनेक्ट करने से शिक्षक जो सिखाना चाहते हैं उस तरीके से बच्चों को क्या होगा, बहुत अच्छे तरीके से सिखा पाएंगे। और अगर एक कनेक्शन नहीं होगा तो कभी भी वो लर्निंग उस लेवल की नहीं हो पाएगी जिस लेवल की हम लोग चाहते हैं। तो उनके दैनिक जीवन से जुड़ना, उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को समझना, ये शिक्षक के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 तो एकदम अल्ट्रा करेक्ट है। कारण क्या कहा गया है, कारण कहा गया है कि सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है। पहला ऑप्शन क्यों संदर्भ में होता है, तो बिल्कुल सही बात है। सीखना जो होता है वो एक सोशल कंटेक्स्ट में होता है। क्योंकि अगर हम लोग किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसमें हमारे समाज का और हमारे मित्रों का, हमारे परिवार वालों का बहुत अच्छा योगदान होता है। अगर हम बचपन से कोई भी स्किल सीख रहे हैं, यहाँ तक कि अगर आप लैंग्वेज को ले लीजिए, लैंग्वेज जब हम बचपन में सीख रहे होते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है, हमारे आसपास वाले लोगों का, हमारे समाज का। क्योंकि उनके द्वारा जो वर्ड बोले जाते हैं हम उनको बोलने की कोशिश करेंगे, उनको फिर बाद में अलग अलग तरीके से यूज़ में लाएंगे। जिस तरीके से हर चीज़ एक सामाजिक संदर्भ में होती है, सीखना तो सामाजिक संदर्भ में होता ही होता है। कारण भी सही है और अभिकथन की भी व्याख्या कर रहा है, क्योंकि यहाँ भी क्या कहा गया है, यहाँ सीखने के संबंध में सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की बात करी गई है। तो कारण भी सही है, अभिकथन भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 1 करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर क्या कहा गया है कि समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है। मतलब हमको क्या है, इंक्लूसिवनेस को बढ़ावा देना है। इंक्लूसिवनेस या फिर इंक्लूजन को बढ़ावा देना है, जिसको क्या कहा जाता है, समावेशिता। समावेशिता मतलब इसमें क्या होगा, इसमें जो सामान्य बच्चे हैं और डिफरेंटली एबल्ड बच्चे, सभी को क्या करा जाता है एक ग्रुप में, जिसमें क्या होते हैं हर प्रकार के बच्चे, इनको क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। ठीक है, अलग अलग ग्रुप के बच्चे हैं जिसको कहाँ इंक्लूजन के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, एक लचीला पाठ्यक्रम। मतलब कि जो पाठ्यक्रम है वो क्या हो, फ्लेक्सिबल हो। फ्लेक्सिबल हो मतलब हर बच्चे के हिसाब से हो। कि कभी हो सकता है कि मान के चलिए हमारे क्लास में कोई बच्चा है जो क्या है, लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाला है। अब वो क्या है, चल फिर नहीं सकता, लेकिन हमने तो बना दिया है कि यहाँ सिर्फ क्या होगा, यहाँ सिर्फ एक्टिविटी के माध्यम से सिखाया जाएगा। तो इसके माध्यम से ये बच्चा तो कभी सीखने से रहा, लेकिन हम क्या करेंगे, इसके हिसाब से इसको चेंज कर देंगे, क्योंकि हमारा जो एक
सिलेबस कह लीजिए या फिर करिकुलम है, वो क्या है, फ्लेक्सिबल है। हमारा जो पाठ्यक्रम है वो क्या है, फ्लेक्सिबल है, तो हम उसके हिसाब से उसको चेंज कर देंगे। इसलिए हमारा जो पाठ्यक्रम है फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ताकि हर प्रकार का बच्चा, हर स्तर स्थिति का बच्चा हमारे साथ क्या हो पाए, सीख पाए, जुड़ पाए। ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए। कोऑपरेटिव लर्निंग या फिर सहयोगात्मक अधिगम, मतलब कि सभी के सहयोग से, मतलब सभी बच्चों का सहयोग से अधिगम होना चाहिए। मतलब कि क्या हो, एक स्टूडेंट जो है वो दूसरे स्टूडेंट के सहयोग से सीखे। तो बिल्कुल सही बात है, ये तो होना चाहिए, ये बहुत बढ़िया चीज़ है। तो हमारे इसमें सहयोगात्मक अधिगम भी होना चाहिए, जिससे क्या होगा, जिससे हमारा जो समावेशन है इसको बढ़ावा मिलेगा, कि सभी एक दूसरे के सहयोग से पढ़ेंगे, तभी तो सब समावेशित हो पाएंगे। पृथक्करण और नामीकरण, मतलब कि सेग्रीगेशन और लेबलिंग, ये तो बिल्कुल गलत है। हमको सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि पृथक्करण, मतलब हमने क्या कर दिया, तुम अलग प्रकार के बच्चे हो, तुम अलग प्रकार के बच्चे हो, एक काम करोगे, तुम अलग अलग बैठोगे। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों में पृथक्करण आ जाएगा और कभी भी उस प्रकार की लर्निंग नहीं हो पाएगी जिस प्रकार की हम एक इंक्लूसिव क्लासरूम में चाह रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ गलत हो जाएगी। और सुलभ इमारत, मतलब कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग, बिल्कुल सही बात है, एक एक्सेसिबिलिटी ऑफ बिल्डिंग होना चाहिए, मतलब सुलभ इमारत होना चाहिए, ताकि हर प्रकार का व्यक्ति उसके अंदर आ सके, चाहे वो किसी प्रकार की शारीरिक पीड़ा से बाधित हो या फिर किसी शारीरिक विकार से बाधित हो, हर प्रकार के व्यक्ति को क्लासरूम का एक्सेस सही तरीके से मिल पाए। तो हमारा फर्स्ट, सेकेंड और लास्ट, मतलब फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, 2 सही हो जाएगा। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाते हैं हम लोग। यहाँ क्या कहा गया है कि जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण, जैसे 4+5 = 9, तो 9 - 5 = 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है। इसका कारण क्या है, मैं आपको समझाता हूँ क्या बोला गया है। एक बच्चे को जब आपने पूछा कि बेटा 4+5 कितना होता है, तो बच्चे ने झट से बोला कितना होता है, 9 होता है सर, 4+5 = 9। लेकिन जब आपने बच्चे से बोला बेटा 9 - 5 कितना होता है, तो अब बच्चा कन्फ्यूज़न में आ गया। तो ये क्यों हो रहा है, इस तर्क, जब 4+5 बच्चा 9 समझने में समर्थ है, तो 9 - 5 बच्चा 4 समझने में असमर्थ क्यों है, इसका क्या कारण है। कि पहला दिया है, क्या बच्चा आत्म केंद्रित है, मतलब बच्चा क्या है, ईगोसेंट्रिज्म वाला है, मतलब बच्चा खुद ही पर केंद्रित है ध्यान पूरा। तो नहीं, खुद पर ध्यान केंद्रित होने की वजह से ऐसा, पर ध्यान केंद्रित होने से तो बच्चा क्या होता है, अपने आगे किसी को देखता ही नहीं। यहाँ ऐसी तो कोई बात नहीं है, यहाँ ऐसा तो नहीं हो रहा है कि बच्चा अपने अलावा किसी की नहीं सोच रहा है या फिर अपने आप को ही केंद्र मान रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अवधारणात्मक केंद्रीकरण, ये मतलब अवधारणात्मक केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है कि बच्चे ने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ों की में किसी एक पॉइंट पर ही नज़र गड़ाए हुए है और उसके अलावा बच्चों को कोई भी चीज़ नहीं दिख रही। ठीक है, सिर्फ एक ही चीज़ पर उसका मन लगा हुआ है, तो इसकी भी कहीं यहाँ बात नहीं करी गई है। ये तो उस स्थिति में होता है जैसे बच्चे को आपने खिलौना दे दिया और उसके रंग के अलावा वो किसी चीज़ को नहीं देख रहा है, या फिर आपने एक गिलास का पानी एक ऊंचे बीकर में डाला और बच्चे ने बोला कि ऊंचे बीकर में ज़्यादा पानी था और गिलास में कम पानी था, जबकि उसी पानी को आपने वहाँ डाला। तो ये अवधारणात्मक केंद्रीकरण के कारण हो सकता है। एनिमिस्टिक थिंकिंग या जीववादी सोच, मतलब जब बच्चा क्या हो जाए, निर्जीव में सजीव को देखने लग जाए। मतलब मान के चलिए बच्चे के पास एक क्या है, गुड्डा है, और बच्चा सोचने लग जाए कि ये गुड्डा तो क्या है, करता है, मुझसे बात करता है, इस गुड्डे को तो क्या लगती है, भूख लगती है। तो मतलब बच्चा क्या हो रहा है, एक निर्जीव में सजीव को देख रहा है। ये भी कहीं पर बात नहीं करी गई है। हमारा जो आंसर होगा वो होगा इरिवर्सिबिलिटी, जिसको कि क्या कहा जाता है, अपरिवर्तनीयता। मतलब कि बच्चा 4+5 = 9 तो समझ पा रहा है, लेकिन जब इसको हम रिवर्स कर रहे हैं, रिवर्स मतलब 9 - 5 = 4 जब कर रहे हैं, तो बच्चा उस चीज़ को नहीं समझ पा रहा है। मतलब बच्चे में क्या है, ट्रेड ऑफ इरिवर्सिबिलिटी है, मतलब कि अपरिवर्तनीयता है। मतलब बच्चा रिवर्स में चीज़ों को नहीं सोच पा रहा है। इसीलिए अगर आप बच्चे को कहीं पर लेकर जाओगे तो उसको जाने तक का रास्ता याद होगा, लेकिन अगर आप उसको बच्चे को वहाँ से वापस आने के लिए कहोगे तो बच्चा नहीं आ पाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें अपरिवर्तनीयता की अभी सोच नहीं आई है, वो चीज़ों को रिवर्स में नहीं सोच सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है चारों पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कहा गया है कि रचनावादी दृष्टिकोण से, रचनावादी दृष्टिकोण बोले तो किसका दृष्टिकोण, जो भी हमारे जीन पियाजे या फिर जो हमारे वाइगोत्स्की थे, इनका दृष्टिकोण को ही क्या कहा जाता है, इनके दृष्टिकोण को ही कहा जाता है रचनावादी दृष्टिकोण। ठीक है, जीन पियाजे के दृष्टिकोण को, यहाँ पर क्या कहा गया, रचनावादी दृष्टिकोण के हिसाब से क्या ठीक है, हमको ये बताना है। सीखना वर्तमान समाज का विस्तार और परिवर्तन है, मतलब जो लर्निंग है, वो जो हमारी अभी करंट की अंडरस्टैंडिंग है उसको बढ़ाना है, उसको परिवर्तित करना है। तो देखते हैं आगे आगे, थोड़ा थोड़ा ठीक तो लग रहा है ये।
सीखना केवल हमारे मस्तिष्क की कोरी स्लेट पर संबंधों को लिखना है, गलत बात। कोरी स्लेट वाली जो बात है, जिसको कि टेब्यूलर रासा भी बोला जाता है, ये किसने कहा था? ये कहा था जॉन लॉक ने। ठीक है, जॉन लॉक ने क्या कहा था कि बच्चों का जो मस्तिष्क होता है वो खाली स्लेट की तरीके से होता है। और रचनावादी नहीं थे ये, क्या थे? व्यवहारवादी व्यक्ति थे। इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चा होता है खाली स्लेट के रूप में होता है, जिसको कि टेब्यूलर आसा कहा जाता है। और बाद में धीरे धीरे उसमें इंफॉर्मेशन भरी जाती है, जिससे क्या होती है? खाली स्लेट भरती है। तो ये पुरानी थिंकिंग थी, इस प्रकार से पहले पढ़ाया जाता था। पर अभी माना जाता है कि बच्चा कोई खाली स्लेट के समान नहीं है। बच्चा एक अपने आप में एक किताब है, जो धीरे धीरे क्या होगा? अपने अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लेगा। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्ति पर्यावरणीय घटनाओं से निष्क्रिय रूप से प्रभावित होता है, ये भी गलत है। रचनावादी तो मानते हैं कि बच्चा निष्क्रिय नहीं, सक्रिय रूप से प्रभावित होता है। ठीक है, निष्क्रिय रूप से नहीं, किस रूप से? सक्रिय रूप से प्रभावित होता है। व्यक्तियों को नए व्यवहार सीखने के लिए अनुबद्ध किया जाना चाहिए, मतलब यह किया जाता है। तो ये जो है, ये किसका कथन है? ये व्यवहारवादियों का कथन है। ठीक है, मतलब वो मानते थे कि अगर बच्चे को कुछ भी नया सिखाना है तो उसकी कंडीशनिंग करनी होगी। और इसका सिद्धांत भी दिया था किसने? पावलाव ने, जिसको कि क्लासिकल कंडीशनिंग के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ से जो तीनों ऑप्शन है व्यवहारवादियों के हैं, जो रचनावादी दृष्टिकोण का ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक है। ये क्या मानते हैं कि जो लर्निंग है वो क्या करती है? बच्चे की जो करंट अंडरस्टैंडिंग है उसको ट्रांसफॉर्म करती है, उसको एक्सटेंड करती है, वर्तमान समझ को विस्तार करती है और उसमें परिवर्तन लाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यहाँ क्या कहा गया है कि अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? मतलब आपको बच्चे को क्या करना है? एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, एक गुड प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, जिससे वो हर प्रकार की समस्या का समाधान कर सके। तो शिक्षक को इसके लिए क्या करना चाहिए? बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटे प्रबंधनीय भागों में विभाजित कर दे, मतलब कि ब्रेकिंग लार्ज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉलर मैनेजेबल प्रॉब्लम्स। मतलब क्या करा आपने? मान के चलिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी? मान के चलिए कि बच्चे को लिखना नहीं आ रहा था। ठीक है, अब आपने क्या किया? बच्चे को लिखना नहीं आ रहा था, आपने इस प्रॉब्लम को क्या किया? तोड़ते तोड़ते बहुत छोटे टुकड़े में तोड़ा। और सबसे पहले क्या कहा कि बच्चे को कहा आपने, एक काम करो बेटा, बस इस प्रकार की आकृतियां बनाया करो, जैसे गोला, सीधी लाइन, टेढ़ी लाइन, इस प्रकार के, जैसे अर्धवृत्त, इस प्रकार की आकृतियां बनाया करो। तो धीरे धीरे आपने क्या किया? बेसिक उनको जो बेसिक राइटिंग के लिए जो चीज़ें लगती है वो आपने सिखाई। और उसके बाद आपने छोटी छोटी समस्याओं को और आगे करते गए। धीरे से आपने बोला कि बेटा अभी इसको डबल करो। फिर धीरे से आपने क्या कहा कि इसके पीछे एक डंडा लगाओ। फिर आपने क्या कहा कि एक सीधा डंडा और खींचो, और ऊपर में एक फिर से डंडी लगा दो। इस तरीके से आपने एक लेटर उनको सिखाया। तो आपने क्या किया? जो बड़ी जटिल समस्याएं थी, मतलब कि लिखना एक जटिल समस्या माना जाता है, उसको छोटे छोटे मैनेजेबल टास्क में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये हमारे को सही लग रहा है इसके हिसाब से। हाँ, समस्या समाधानकर्ता बनाने के लिए ये तो कर ही सकते। समस्या से संबंधित जानकारी के केवल एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब आपने क्या किया? पूरी समस्या को छोड़ दिया और सिर्फ एक ही पहलू पर बच्चे को क्या कर दिया? इसी पर ध्यान केंद्रित करो बेटा। तो इससे बच्चा अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर कभी नहीं बन पाएगा, क्योंकि बच्चे के दिमाग में समस्या का केवल एक पहलू है, तो समाधान भी वो कहाँ से सोच पाएगा? लेकिन अगर वो समस्या के हर पहलू पर विचार करेगा, तभी तो एक अच्छा समाधान सोच पाएगा। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको एक ही पहलू पर ध्यान केंद्रित नहीं करने देना है। बच्चे की जो थिंकिंग है वो क्या होना चाहिए? मल्टी डायरेक्शनल, इधर भी सोचे बच्चा, इधर भी सोचे बच्चा, इधर भी सोचे बच्चा, क्या हो? हर तरीके, हर तरफ सोच सके। ठीक है, ऐसी जानकारी पर ध्यान देना जो पहले से मौजूद विश्वासों और पूर्वाग्रहों की पुष्टि करे। मतलब आप ऐसी जानकारी पर देने के लिए कहोगे जो पुराने विश्वास है, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ है या फिर प्री कंसेप्शन है, बच्चे के जो पूर्वाग्रह है उनकी पुष्टि करे। गलत बात। ऐसा करोगे तो बच्चा क्या होगा? कभी भी एक न्यू सॉल्यूशन नहीं ला पाएगा। बच्चा पुरानी थिंकिंग में अगर उलझा रहेगा तो उसके सॉल्यूशन भी क्या होंगे? घिसे पिटे पुराने तरीके के होंगे। ये बिल्कुल ऐसी बात होगी कि आपने कोई भी नई समस्या के लिए भी उसको क्या कर रहे हो? पुराने तरीके सोचने के लिए कह रहे हो। तो ये भी क्या होगा? बच्चे की थिंकिंग को संकुचित करेगा, और कभी बच्चा एक अच्छा समस्या समाधान करता नहीं बन पाएगा। समस्याओं को एक निश्चित तरीके से हल करना, ये भी गलत है। आपने एक निश्चित तरीका बना लिया है, हर प्रकार की समस्या को उसी तरीके से सॉल्व कर रहे हो, तो इससे भी क्या होगा? समस्या इफेक्टिव तरीके से कभी सॉल्व नहीं होगी। समस्या के हिसाब से आपको सॉल्यूशन भी क्या करते रहना होगा? चेंज करते रहना होगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या है? 1 करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 12 का गया है।
क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाते हैं। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है? मतलब मीनिंगफुल लर्निंग इज प्राइमरली नॉट अबाउट, मतलब कि अर्थपूर्ण अधिगम किस चीज़ के बारे में नहीं होता है? कंस्ट्रक्टिंग नॉलेज, क्या अर्थपूर्ण अधिगम कुछ ज्ञान के निर्माण से संबंधित होता है? बिल्कुल होता है, इसके बारे में तो कहा जाता है इसमें। क्या मीनिंगफुल लर्निंग या फिर अर्थपूर्ण अधिगम कौशलों के विकास के बारे में होता है? बिल्कुल होता है। मीनिंगफुल लर्निंग के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? अपने कौशलों का विकास कर सकते हैं, ज्ञान का निर्माण कर सकते हैं। क्या जानकारी को रटने से संबंधित होता है? तो बिल्कुल गलत बात है, और यही हमारा ऑप्शन भी है सही। तो हम जानकारी को रटते नहीं हैं। मीनिंगफुल लर्निंग के थ्रू हमको जानकारी को रटना नहीं सिखाया जाता है। अवधारणाओं को समझना, बिल्कुल सही बात है। अवधारणाओं को हम समझ पाते हैं किसके माध्यम से? अर्थपूर्ण अधिगम के माध्यम से। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? जो गलत है, मतलब कि ऑप्शन नंबर 3, जानकारी को रटना हम मीनिंगफुल लर्निंग के माध्यम से नहीं सीखते और नहीं पूछा गया है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ज्ञान का निर्माण, कौशल का विकास और अवधारणाओं को समझना, ये हम अर्थपूर्ण अधिगम के बारे में मतलब माध्यम से करते हैं। ठीक है, यहाँ क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 13, सामाजिक संचार में चुनौतियाँ किस में स्पष्ट होती है? मतलब कि इनमें से कौन सी चीज़ में मतलब हमको सोशल कम्युनिकेशन में समस्या आती है, मतलब सामाजिक संचार में चुनौती आती है। तो मैंने आपको एडीएचडी के बारे में बताया था। एडीएचडी में क्या होता है? एडीएचडी में हमारा ध्यान में कमी आ जाती है और सक्रियता ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, अति सक्रियता हो जाती है। सक्रियता बढ़, ध्यान हो जाता है कम, सक्रियता हो जाती है ज़्यादा। तो ये कहीं से भी सामाजिक संचार से संबंधित नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब क्या कहा गया? लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, मतलब कि सामाजिक संचार में क्या लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में दिक्कत आती है? नहीं आती। लिखने, पढ़ने, बोलने, चलने, इनसे संबंधित दिक्कतें आती है। सामाजिक संचार से संबंधित दिक्कतें स्पेसिफिकली लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में नहीं आती। सेरेब्रल पाल्सी जो होता है, सेरेब्रल पाल्सी को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क का पक्षाघात होता है, एक प्रकार की क्या होती है? बीमारी होती है। तो इससे क्या होता है? इससे व्यक्ति का कुछ भाग क्या होता है? शिथिल हो जाता है शरीर का। तो इससे भी क्या होती है? मतलब मस्तिष्क के एक भाग पर कोई आघात पड़ जाता है। ठीक है, ये भी गलत है। इसके माध्यम से सामाजिक संचार में चुनौती नहीं आती। हाँ, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर या फिर इसको क्या कहा जाता है? स्वलीनता विकार, इसके माध्यम से क्या होता है? सामाजिक संचार में चुनौती अवश्य आती है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है? इसमें दो चीज़ें होती है। इसमें एक तो होता है सामाजिक संचार अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब सामाजिक संचार में कमी आ जाती है या फिर रुकावट उत्पन्न होती है। और दूसरी चीज़ क्या होता है? दोहराव का गुण होता है, बार बार व्यक्ति एक ही चीज़ को क्या करता है? रिपीट करता है। ठीक है, ये दो गुण होते हैं इसमें। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कहा गया है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की संवेदीगामक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं। मतलब इसमें क्या कहा गया है? जीन पियाजे की 4 अवस्था है, उसमें पहली अवस्था सेंसरी मोटर स्टेज की बात करी गई है। और इस अवस्था में जो दो प्रमुख गुण विकसित होते हैं वो कौन कौन से हमको बताना है। ठीक है, तो एक बताया गया है कि वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व क्या होता है? कि अगर मान के चलिए, अगर आपने, ये है एक चाबी, ठीक है, ये बच्चे के सामने आपने बच्चे को दिखाई चाबी। अब क्या होगा कि जब मतलब इस चाबी को जब आप बच्चे के सामने से छुपा दोगे, तब भी बच्चे को ये पता होगा कि ये चीज़ क्या होती है, अभी भी एग्जिस्ट करती है। अगर आपने उसको क्या किया, उसको आपने मान के चलिए सिरहाने के नीचे छुपा दिया, तब भी बच्चा क्या करेगा? उस चीज़ को देखेगा और उसमें उसको जैसे सिरहाने को हटाकर देखेगा और चाबी को क्या कर लेगा? प्राप्त कर लेगा। मतलब कि उसको वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि अगर चीज़ आपने उसके नज़रों से दूर कर भी दी, तब भी बच्चे को जो दिमाग में ये होता है कि वो चीज़ अभी भी क्या होती है? वो अभी भी एग्जिस्टेंस में है, अभी भी वो वस्तु क्या है? एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। मतलब अगर आउट ऑफ साइट बट नॉट आउट ऑफ माइंड बोला जाता है। आउट ऑफ साइट बट नॉट आउट ऑफ माइंड, मतलब कि भले आपने उसके नज़रों से चीज़ दूर कर दी, लेकिन उसके माइंड में अभी वो चीज़ है कि चाबी जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, जो हमारे भैया या दीदी जिन्होंने भी उस चीज़ के पीछे छुपा दी है। ठीक है, इसको कहा जाता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। दूसरी चीज़ क्या कही गई है? विलंबित अनुकरण, डिफर्ड इमिटेशन। मतलब आपने मान के चलिए, आपको बच्चे ने क्या किया? मोबाइल पर बात करते सुना या फिर फ़ोन पर बात करते सुना, तो बच्चा क्या करेगा? तुरंत आपकी नकल नहीं उतारेगा, लेकिन आप एक दिन बाद या फिर कुछ घंटों बाद जब देखेंगे, तो बच्चा क्या करेगा? मोबाइल को पकड़ के या फिर मोबाइल जैसी किसी भी चीज़ को पकड़ के झूठ मूठ का नाटक करने लगेगा, फ़ोन से बात करने लगेगा, अपने हाथ को कान के पास ले जाएगा। तो क्या करेगा? विलंबित अनुकरण कर रहा है, मतलब कि थोड़ा सा रुक कर, एक डिफर्ड इमिटेशन, मतलब कि तुरंत न करते हुए एक कुछ समय रुक कर आपकी नकल उतार रहा है, इसको कि विलंबित अनुकरण कहा जाता है। और किस्मत की बात यह है कि दोनों ही
इस अवस्था के बहुत ही फेमस और बहुत ही जरूरी मील के पत्थर यानी कि इसके गुण हैं। विचार की परिवर्तनीयता, प्रतिवर्तनीयता और परिकल्पना निगमनात्मक तर्क मतलब हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग, ये जो दोनों गुण हैं ये पता है किस चीज़ के हैं। एक गुण तो है मतलब ये वाला जो गुण है ये है लास्ट स्टेज का, मतलब कि फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज का, मतलब फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज का गुण है। और ये वाला जो गुण है ये है हमारा कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का गुण है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन मतलब कट हो जाएंगे क्योंकि हमको तो सेंसरी मोटर के पूछे गए थे, ये हो जाएगा गलत। जीववाद और रूपांतरण मतलब कि एनिमिज्म और ट्रांसफॉर्मेशन, तो एनिमिज्म जो गुण है वो है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज का, और ट्रांसफॉर्मेशन या फिर रूपांतरण जो गुण है ये है हमारा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। ठीक है, मतलब कि जब बच्चा ये जानने लग जाए कि चीज़ों का आकार आकृति बदलने से उनके द्रव्यमान इन सब पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये किसका है, ये है कंक्रीट का, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का। लास्ट, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। वर्गीकरण, वर्गीकरण भी किसका है, ये भी कंक्रीट का है। और क्रमबद्धता ये भी किसका है, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज का है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब कि कोई वस्तु आंखों के सामने हटा देने पर भी उनके दिमाग में रहेगी। और विलंबित अनुकरण मतलब बच्चे कुछ देर रुक करके, कुछ समय रुक करके क्या करेंगे, नकल उतारेंगे। ये दोनों गुण किसके हैं, दोनों गुण सेंसरी मोटर स्टेज के हैं। आगे बढ़ेंगे। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक में कौन सी प्रकार की बुद्धि उच्च होगी जबकि एक मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि उच्च होगी, हमको बताना है। तो वैज्ञानिक में देखते हैं, सबसे पहले लॉजिकल मैथमेटिकल दिया है, तो बिल्कुल सही, वैज्ञानिक में लॉजिकल मैथमेटिकल हो सकती है। स्थानिक यानी कि स्पाशियल, मतलब कि उसको क्या स्पेस की या फिर दिशा विशा इन सब की नॉलेज होगी, तो बिल्कुल नहीं। एक वैज्ञानिक के लिए दिशा ये सब की नॉलेज रखना उतना ज़रूरी नहीं होता जितना ज़रूरी उसके लिए क्या होता है, जितना ज़रूरी उसमें गणितीय या तार्किक बुद्धि का होना ज़रूरी होता है। ठीक है, ये वाली तो किस में पाई जाती है, ये मूर्तिकार में पाई जाएगी, कोई मानचित्र पढ़ने वाला व्यक्ति उसमें पाई जाएगी, पायलट में पाई जाएगी जिसको भी स्थान से संबंधित चीज़ें करनी है। क्या उसमें नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस पाई जाएगी वैज्ञानिक में, नहीं, नेचुरलिस्टिक क्यों पाई जाएगी। प्रकृतिवादी तो उसमें होगी जो प्रकृति से संबंधित होगा, जैसे कोई पक्षी विज्ञानी, कोई पशु विज्ञानी, या फिर कोई जैसे कि वो होते हैं जो समुद्र से संबंधित कोई खोजें करते, उनमें प्रकृतिवादी बुद्धि अधिक होगी। ठीक है, ट्रांसडक्टिव ट्रांसडक्टिव कोई बुद्धि उन्होंने बताई ही नहीं थी। ठीक है, अगर हम उसी प्रकार से, जैसे अभी तो हमने क्या किया, वैज्ञानिक के थ्रू आंसर को पहुंच गए हम पहले वाले पे, लेकिन अगर हमको जैसे मूर्तिकार में किस प्रकार की बुद्धि होगी पूछा गया है, तो उसके हिसाब से देख लेते हैं। शारीरिक गति संवेदी होगी, या फिर शारीरिक गति संवेदी, दोनों में सेम ही ऑप्शन दिया है, या फिर स्थानिक बुद्धि होगी। तो हमको क्या बताना है कि अगर एक मूर्तिकार है तो मूर्तिकार में पता है स्पाशियल भी हो सकती है और बॉडीली काइनेस्थेटिक भी हो सकती है, लेकिन यहाँ जिस हिसाब से दिया है तो उसका आंसर क्या होगा, उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब उसमें तार्किक गणितीय बुद्धि वैज्ञानिक में और शारीरिक गति संवेदी बुद्धि किसमें होगी, वो बुद्धि होगी मूर्तिकार में, क्योंकि उसको अपने शरीर का प्रयोग, उसको जब छैनी हथौड़े से वो वार करेगा तो उसका हाथों पर कंट्रोल, इन सब पर कंट्रोल बहुत क्या होना चाहिए, उसका अच्छा होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हमारे यहीं पर आंसर क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं दोस्तों। इस चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।